नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एटीएस के सामने कई चुनौतियां थीं एक साथ और सबको सबसे एक साथ ही निपटना भी था। 2008 में जो बहुत ढेर सारी घटनाएं आतंकवाद से संबंधित हुई थी, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, फैज़ाबाद, इन सब को देखते हुए इनको आइडेंटिफाई करना, इनको न्यूट्रलाइज़ करना, और ये जो संगठन नए, इसके पहले जो टेरर की घटनाएं हुई थी वो लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हुजी, हरकतुल इस्लाम जिहादी, जिहाद-ए-इस्लामी, हरकतुल जिहाद-ए-इस्लामी बांग्लादेशी आउटफिट जो था। इसके अलावा छोटे छोटे और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स थे जिन्होंने कश्मीर के बाहर, कश्मीर और पंजाब के बाहर अलग अलग स्थानों पर घटनाएं की थीं। लेकिन 2008 में ही एक साथ इतनी घटनाओं के बाद ये एक चुनौती थी कि इसको किस तरह से निपटा जाए। इसके अलावा सिमी जो बैंड 2002 में जो बैन कर दी गई थी, उसकी एक्टिविटीज़ वैसे तो उत्तर प्रदेश के बाहर ज़्यादा थी, मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा कंसंट्रेट थे, लेकिन इसके जो मेंबर्स थे वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिमी का गठन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया गया था। इन सब को स्टडी करने के बाद ये बात समझ में आई कि सबसे पहले हमें इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन से दो चार होना पड़ेगा। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट था हम लोगों के लिए वो इन्हीं को टारगेट करना जो इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित थे। 28 अगस्त 2013 बाटला हाउस की जो घटना हुई थी वो L18 बाटला हाउस जामिया नगर में हुई थी। सभी एजेंसीज़ और दिल्ली में स्पेशल सेल और दिल्ली की क्राइम ब्रांच दोनों, दिल्ली में हुए जो बम ब्लास्ट थे, जिनका जो दिल्ली के बम ब्लास्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के बम ब्लास्ट ज़माने में हुए थे, ये थे 13 सितंबर 2008 को। उस सिलसिले में स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल और दिल्ली क्राइम ब्रांच के लोग लगे हुए थे, जिसमें बाटला हाउस में इनकाउंटर हो गया। आतिफ अमीन इसमें मारा गया, 2 लोग पकड़े गए और एक बाद में सरेंडर हुआ। ये बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ। इससे ये समझ में आया कि अब सिमी, हुजी और जो कार्टेल था आफ्ताब अंसारी का, इन तीनों को मिला के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने एक इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन खड़ा किया है और भटकल्स इसको सपोर्ट करते हैं। रियाज भटकल विदेश से, दुबई से, बाकी सब जगह से इनको पैसा भेजता है और बाकी दूसरे लोग यहाँ पे उसको ट्रेन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट किया गया। रिक्रूटमेंट को आईएसआई के थ्रू फिर वही पाकिस्तान में भेज के 21 दिन की दौराए आम और 3 महीने की दौराए ख़ास ट्रेनिंग दिलाई गई और वापस ला के उन्हें यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया। सिमी का अगर इतिहास देखें तो 2008 में क़यामुद्दीन कपाड़िया, उस्मान अगरबत्ती वाला, साजिद मंसूरी, इन लोगों ने मिलके ये तय किया कि अब सिमी के बड़े जो इनके अधिकारी हैं, इनके बड़े जो नेता हैं, इनके बड़े जो टेररिस्ट हैं, ये सब धीरे धीरे करके जेलों के भीतर हैं। सफदर नागौरी के जाने के बाद से जो स्ट्रक्चरल ढांचा था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन इसका जो कमिटेड काडर था वहाँ मध्य प्रदेश में, उन लोगों ने अपना बेस बनाने के लिए, पैसों की ज़रूरत के लिए बड़ी बड़ी क्राइम की घटनाएं की। मुथूट फाइनेंस को लूटा, बैंकों में डकैतियाँ डाली, बाकी और बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट में डकैतियाँ डाली और सब इकट्ठा करके उससे अपना काम शुरू करने लगे। 2007 के दिसंबर में केरला में अलवा
एलुवा केरला में एक जिहादी टेरर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहां इन 3-4 लोगों ने इकट्ठा होकर ये कहा कि हम अब इंडियन मुजाहिदीन के नाम से एक नया संगठन बनाएंगे और बाकी उससे जो उससे जोड़ने का काम है, जो बाकी टेरर आउटफिट से जोड़ने का काम है, फंडिंग का काम है, ये जो सिमी के लोग हैं, जो बाहर हैं, सिमी के सिंपथाइज़र हैं, वो पैसा इकट्ठा करके और इस काम में लगाएंगे। सबसे पहला आदमी इसमें जो अंत तक सिमी का उसका इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा लीडर रहा, बड़ा काडर रहा, वो था अब्दुल सुभान उस्मान कुरैशी। आपको मैंने ये बताया था कि सारी इंसिडेंट्स के बाद जितनी टेरर इंसिडेंट हुई थी, जयपुर ब्लास्ट से अगर आप शुरू करें तो उसके बाद की बेंगलोर सीलियर ब्लास्ट, अहमदाबाद, दिल्ली बम ब्लास्ट, पुणे बॉम्बिंग, जामा मस्जिद, वाराणसी शीतला घाट बम ब्लास्ट और बोध गया ब्लास्ट, इन सब ब्लास्ट में जयपुर वाले ब्लास्ट के 2 दिन बाद मेल आई थी जिसमें पहली बार इंडियन मुजाहिदीन का लोगो दिखाई दिया था, लोगो और मोटो दिखाई दिया था। जितने भी मेल्स बाकी की घटनाओं में पहले से मेल भेजी गई, वो मेल साइन की गई थी, जो उसमें नीचे उसमें हस्ताक्षर बनाए गए थे वो अब्दुल सुभान उस्मान कुरैशी के थे। इसका कोड नेम कासिम था और इसको अल अरबी के नाम से इसके संगठन में लोग जानते थे। एक बात ये अब्दुल सुभान कुरैशी के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ कि इसके पहले के जो टेरर आउटफिट्स यहाँ उत्तर प्रदेश में या देश में काम कर रहे थे, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर जो अनपढ़, पैसों की ज़रूरत वाले, गरीब, नौजवान, इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, जो पहले एजेंट्स पकड़े गए या जो पहले टेरर की घटनाओं में लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन अगर आप उस्मान कुरैशी के बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फैमिली से, एफ्लुएंट फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से और क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये भाईखला के एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल, जो क्रिश्चियन मिशनरी चलाते हैं, वहाँ इसने अपनी बेसिक पढ़ाई की। 92 में ये भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई से पास आउट हुआ। 95 में इसने, जिस समय ये भारतीय विद्यापीठ में था उसी समय बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और इसके साथ की और घटनाएं हुई थीं। 95 में इसने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लिया और उसके बाद फिर CMS इंस्टीट्यूट है एक, जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्वालिफ़िकेशन के लिए जाना जाता है, वहाँ से इसने एक डिग्री हासिल की। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपनी थी उस समय, रेडिकल सॉल्यूशंस, ये फोर्ट एरिया साउथ मुंबई में थी। इसमें बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसने ज्वाइन कर लिया। इसको भी छोड़ के 1999 में इसने डाटामेटिक्स, जो बहुत बड़ी कंप्यूटर फर्म है मुंबई में, उसमें बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसने ज्वाइन किया। 2001 में अचानक इसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ते समय अपने रिजिग्नेशन लेटर में लिखा कि अब मैं 1 साल तक अपने धार्मिक कार्यों, धार्मिक दायित्वों के निर्वहन के लिए कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करूंगा। यही वो समय है जब ये सिमी के तमाम काडर्स के संपर्क में आया और इसने सबको इकट्ठा करके इंडियन मुजाहिदीन की एक नामक एक संस्था बना ली। इसका जिसको कहते हैं जो स्ट्रक्चर था इंडियन मुजाहिदीन का, जो एक एक करके जब गिरफ्तारियां होने लगीं तो जो स्ट्रक्चर समझ में आया वो बहुत ही गंभीर था। सबको उसका अपना अपना काम दिया गया था। जैसे सफदर नागौरी अरेस्ट हो गए थे, सिमी के प्रेसिडेंट थे या सिमी के सबसे बड़े जिम्मेदार थे। उसके बाद वो जेल से ही अपना नेटवर्क चलाने लगा। मुफ्ती अबू बशीर, ये आजमगढ़ का रहने वाला है, ये बेसिकली मौलवी था और ये भी इसने भी इंडियन मुजाहिदीन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल काम किया। क़य्युमुद्दीन कपाड़िया, जिसने शुरुआत की थी इंडियन मुजाहिदीन को इकट्ठा करने के लिए केरला में जो टेरर कैंप था, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि अब हम लोग सब इंडियन मुजाहिदीन के झंडे तले या बैनर तले काम करेंगे। साजिद मंसूरी, ये ग्रेजुएट है साइकोलॉजी में और ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहा है, ये भी इस समय जेल में है। उस्मान अगरबत्ती वाला, आलमज़ेद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक मंसूरी, मुजीब शेख,
और अमिल परवाल उज्जैन का रहने वाला है, और ये जो उत्तर प्रदेश में कोर्ट के ब्लास्ट हुए थे उसमें उसने भाग लिया था। इसी तरह यासीन भटकल जो भटकल का रहने वाला था और बाद में भारतीय पुलिस द्वारा, दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा नेपाल की सीमा पे गिरफ्तार किया गया था। इनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत स्पेसिफिक था, और जो ये जो सुभान उस्मान कुरैशी था, इसके कंट्रोल एंड कमांड में सबको अलग अलग काम दिया गया था। दिल्ली ब्लास्ट में बशीर, फ़खरुद्दीन और सैफ, इन लोगों ने बम बनाए थे, बम रखे थे, लेकिन इनका मेन स्ट्राइक का काम हमेशा इन सारे ब्लास्ट में जो मैंने आपको बताया, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, जामा मस्जिद, शीतला घाट, इन सब में वो आतिफ अमीन था। आतिफ अमीन जो मारा गया था बाटला एनकाउंटर में, ये मेन स्ट्राइक फोर्स हमेशा यही लीड करता था। अहमदाबाद बॉम्बिंग में इसका नाम आया था, जो सबसे बड़ी बॉम्बिंग की घटना हुई थी इंडियन मुजाहिदीन के बाद, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का नाम पूरे सभी के संज्ञान में आया, सभी लोगों ने इसको जाना, देश भर में सभी मीडिया समूहों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया। एक और इसमें पढ़ा लिखा आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन का हिस्सा आगे चल के बना, वो था अनवारन अली बगावन, जो MBBS डॉक्टर था, पुणे से ऑपरेट करता था। और ये अलग तरह से, जैसे किसी को आपने पकड़ा है, आपको पैसे की ज़रूरत है, उसकी किडनैपिंग करनी है, उसको कौन कौन सी दवाइयाँ आप देंगे ताकि वो इतने समय तक बेहोश रहे, डोजेस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, या आपको किस तरह से बहुत लंबे समय तक कौन सी चीज़ें खा के आप रह सकते हैं, इस तरह की जो मेडिकल एडवाइस और इनकी सभी मीटिंग्स में भाग लेना, ये भी बागवान ने किया था। मोहम्मद मंसूर और असगर पीर बॉय, ये मुबीन और कादिर शेख, इन लोगों को, और ख़ासकर असगर पीर बॉय और मोहम्मद मंसूर को इंडियन मुजाहिदीन के लोगो बनाने का काम दिया गया था कि आप इसका एक ऐसा लोगो तैयार करें जो हम लोग जब भी हम कोई एक्टिविटी करेंगे, मेल के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, तो ये लोगो देखते ही लोग समझ जाएं कि ये काम इंडियन मुजाहिदीन का है। और वो लोगो भी इन्हीं दोनों ने बनाया, और उसके बाद जितनी मेल की गई वो हैक्ड वाईफाई सिग्नल से की गई। हैक का मतलब ये घूम के देख लेते थे, जहाँ भी इनको अनप्रोटेक्टेड पासवर्ड के वाईफाई मिल जाते थे उसको पहले से देख लेते थे, और जैसे ही सिग्नल होते थे कि अब अगले 1 घंटे में हमारा काम होने वाला है, ये मेल भेज देते थे। जब तक मेल की IP एड्रेस एजेंसीज ट्रैक करती थीं और किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी बड़े मॉल के बाहर तक पहुंच पाती थीं, तब तक ये अपना काम करके वहां से निकल चुके होते थे। ये इसका काम मंसूर पीर भाई और मुबीन और कादिर शेख को दिया गया था, जो कि वाईफाई को हैक किया करते थे। फ़हीम अरशद अंसारी, और ये यूपी का रहने वाला था, और दूसरा समी अहमद, ये हैदराबादी था। ये दोनों भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे। लोगों को पकड़ना, रखना और रिक्रूट करना, ये रिक्रूटमेंट के लिए इनको बाहर भेजना, ये इनका काम था। और जो इसके आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो बड़े बम ब्लास्ट हुए थे उनमें कौन कौन लोग थे, कौन इस समय अंडर अरेस्ट हैं और कौन अभी भी, जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं या इंडियन एजेंसीज पता कर रही हैं कि वो कहाँ पर हैं, उनको कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए जो उनकी जगह है, यानी कानून की सारी प्रोसेस पूरी की जाए, जेल में उन्हें डाला जाए, अदालतों में उनके मुकदमों का ट्रायल हो। मोहम्मद आतिफ अमीन का बता ही दिया। मोहम्मद सैफ, ये बाटला हाउस में 19 सितंबर को ये पकड़ा गया था, और कनॉट प्लेस और रीगल सिनेमा में जो बम विस्फोट हुए थे उसमें मोहम्मद सैफ ने ये बम प्लांट किए थे। जीशान, ये जामिया नगर इनकाउंटर के बाद जो 2 लोग पकड़े गए थे उनमें से एक था, और इसने 12 खंबा रोड और कनॉट प्लेस में जो बम ब्लास्ट हुए थे उनके बम रखे थे।
मोहम्मद साजिद, इनको उसको पंकज भी कहते हैं, ये मारा गया था बाटला हाउस एनकाउंटर में, और इसने 12 खंबा रोड और कनॉट प्लेस में रखा था जीशान के साथ बम, जो बाद में ब्लास्ट किया था। मोहम्मद शकील, ये साउथ दिल्ली में और नेहरू प्लेस में बम रखने का काम किया था। ये 21 सितंबर को बाद में अरेस्ट किया गया। ज़ियाउर रहमान 21 सितंबर को अरेस्ट किया गया जामिया नगर से ही, और इसके ऊपर भी दिल्ली बम ब्लास्ट में भाग लेने का आरोप हुआ, उसी में चार्जशीट हुआ और ट्रायल पर है। साकिब निसार, ये 21 सितंबर को जामिया नगर से ही अरेस्ट हुआ था। शहजाद उर्फ पप्पू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिव था, और ये हम लोगों ने अपने ATS में तैनाती के दौरान इसको पकड़ा था। ये जामिया नगर एनकाउंटर के समय यही ऐसा आदमी था जो भाग गया था, जो भीड़ का फ़ायदा उठा के, या गोलीबारी जो हुई थी उसका फ़ायदा उठा के। ये वही संजरपुर आज़मगढ़ का रहने वाला है। एहसास मलिक, इसने सेंट्रल पार्क में बम लगाया था दिल्ली के ब्लास्ट में। मोहम्मद कालिफ अभी तक नहीं पकड़ा गया है। सलमान, ये स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की थी, उसने इसको गिरफ्तार किया था। तो ये एक बड़ा ग्रुप था, बड़ा समूह था, जिसने 2008 में बिल्कुल देश के एक कोने से एक कोने तक तरह तरह के बम ब्लास्ट किए थे, और सबको बिल्कुल एक पैर पे खड़ा कर दिया था। सभी राज्यों की पुलिस को, जहाँ जहाँ ये ब्लास्ट हुए थे, सभी केंद्रीय अभिसूचना इकाइयों को, और ATS जहाँ जहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स बने हुए हैं, वहाँ पर इन लोगों ने परेशान किया था बाकी लोगों को। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग अभी भी रह गए हैं, जो बाहर हैं, जिन्होंने फंडिंग की थी, उनके लिए अभी भी हमारी सारी एजेंसीज़ लगी हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि जब संजरपुर का जब पूरा कुनबा निकला कि साहब बहुत से लोग उसमें संजरपुर से हैं, और तमाम पॉलिटिकल बातें बाटला हाउस के बाद होने लगी। संजरपुर के भीतर लोकल पुलिस अगर जाती थी तो जो हमारे टारगेट्स थे वो नहीं मिल पाते थे। तो हमारे ATS के कुछ बहुत ही जाबाज अधिकारी थे, जिनको ये कहा गया कि आप वहाँ कैंप करेंगे। गांव में कैंप करना, गांव में बाहर का एक भी आदमी आए, और ऐसे समय में जबकि सारा प्रेस संजरपुर में खड़ा रहता था, ऐसे समय में जबकि तमाम स्टेट्स की जहाँ जहाँ इनके विस्फोट हुए थे, जहाँ जहाँ इनके केसेस चल रहे थे, जहाँ जहाँ के इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में थी, और ये बातें खुल गई थी कि ये लोग हैं जो संजरपुर के रहने वाले हैं, ऐसे में वहाँ पर किसी को रहना बहुत मुश्किल होता था। फिर एक सरकारी एजेंसी के सर्वेयर के रूप में हमारे 3 एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, ये 3 जो हमारे यहाँ वरिष्ठ सीनियरिटी में काफ़ी सीनियर पुलिस कर्मी थे, इनको तैयार किया गया कि आप लोग एक अपना आई कार्ड बनाएं वहाँ, क्योंकि जाते ही आपके लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। और एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग के सर्वे के, मैं आपको बता दूं, हैंडपंप लगाने का जो सर्वे होता है, उसके सर्वेयर के रूप में इन लोगों ने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ किसी से मदद ली, और कि हम यहीं रहेंगे, कल फलां गांव में करना है, कल फलां गांव में करना है, परसों वहाँ जाना है। और धीरे धीरे वहाँ ये करीब 20 दिन तक स्टे किए बिना किसी की जानकारी के, और वहाँ से 2 बड़ी अरेस्ट हम कर पाए संजरपुर से। बहुत ही हिम्मत का काम था, बहुत दिमाग का काम था, और उसी समय से ATS का बहुत तमाम राज्य की जो इकाइयां हैं पुलिस की, जो टेररिज्म में डील करती हैं, उनके बीच में काफ़ी साख उत्तर प्रदेश ATS की बन गई थी। इंडियन मुजाहिदीन के पूरे तंत्र को, पूरे नेटवर्क को तोड़ने में भी सबसे ज़्यादा जो मेहनत की गई थी वो उत्तर प्रदेश की ATS ने की थी। जबकि जो मुख्य घटनाएं हमारी थी वो शीतला घाट, दशाश्वमेध में जो ब्लास्ट हुआ था वो, और तीनों जो अदालतों में ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ, फैज़ाबाद और बनारस में, वो हमारी घटनाओं से संबंधित है। बाकी सब दूसरे स्टेट्स की घटनाएं थीं। लेकिन पहली बार इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सारी फोर्स, चाहे दिल्ली पुलिस रही हो, अहमदाबाद की पुलिस रही हो,
और बेंगलोर की पुलिस रही हो, सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया था। और क्या उस समय जो रिजल्ट्स 6 महीने 8 महीने के भीतर इस तंत्र को तोड़ने में लगे ज़रूर, लेकिन 6-8 महीने में इंडियन मुजाहिदीन के पूरे कैडर जो जान बचा के भाग गए, जो देश के बाहर हो गए, उनको छोड़ के सभी को उनकी जगह पर, जहां और ट्रायल में तमाम मुकदमों के ट्रायल अभी भी उनके चल रहे हैं, तमाम में उनको सज़ा हो गई है, लेकिन सभी जेल के भीतर हैं। उनकी एक्टिविटी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। आज इंडियन मुजाहिदीन के बारे में बस इतना ही। कल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यानी सिमी ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया था उसके बारे में बताएंगे, और फिर आगे फेक करेंसी के ऑपरेशंस, ओवरसीज़ जो ऑपरेशंस हम लोगों के थे, देश के बाहर के नहीं, ओवरसीज़ देश के बाहर के जो ऑपरेशंस जहां हम लोगों को पता करने का काम दिया गया था, वो कैसे कैसे क्या क्या जानकारी हुई, और उस समय और जो टेरर से संबंधित काम किए गए थे उनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।